बेटा लास्ट क्लास अभी इससे ठीक पहले हमने क्या डिस्कस किया था, मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, हम बात कर रहे थे मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर में क्या होता है बेटा, मेटेलिक का मतलब क्या होता है, मेटल्स का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रख रहा है। तो हमें पता है कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, कहां से, एस ब्लॉक से अगर डी ब्लॉक की ओर जा रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। एस ब्लॉक से अगर डी ब्लॉक की ओर जाएंगे तो क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटम का साइज छोटा हो रहा है, एटम का साइज डिक्रीज करेगा। साइज डिक्रीज करेगा इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। समझ पा रहे हो कि अगर साइज डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। और आयनाइजेशन इंक्रीज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं होंगे। तो जैसे जैसे एटम का साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट। इसलिए अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात करेंगे, कंपेयर करते हैं इसको एस ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, तो मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा बेटा, किसका ज्यादा होगा मेटेलिक कैरेक्टर, एस ब्लॉक का ज्यादा होने वाला है। ठीक है, क्यों, ड्यू टू एस ब्लॉक का या डी ब्लॉक का कम क्यों होगा, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ एटम। ठीक है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या होगा, साइज छोटा होगा। इसलिए क्या होता है बेटा, इसमें मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्टिवली अपनी ओर होल्ड करे रहते हैं। छोटा साइज है, टाइटली होल्ड करेंगे, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं होगा, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा, इसका कम होगा। तो दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो दो फैक्टर्स यहाँ पे यूज होते हैं, एक तो हम क्या बोल रहे हैं, छोटा साइज है एटम का, और दूसरा जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या इसकी बेटा ज्यादा होती है। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर ये एस और डी ब्लॉक में अगर कभी कंपेयर करने के लिए आया मेटेलिक कैरेक्टर, तो मेटेलिक कैरेक्टर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का ज्यादा होने वाला है। ठीक है, सेकंड केस आता है इसमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें लिखना मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट आर, melting point and boiling point of D block elements are greater than the S block element। S block element के साथ इसको कंपेयर कर रहा है। ठीक है, S block element से इसका melting point और boiling point क्या होगा, S block elements इससे इसका melting point और boiling point क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब क्यों ऐसा क्यों होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा क्यों, ड्यू टू एक्स्ट्रा कोवेलेंट, due to extra covalent bonding in addition, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, addition to metallic bonding due to presence of partially filled d orbital। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की जब भी बात आएगी तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एस ब्लॉक के एलिमेंट के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। ये बात हमेशा याद रखना। अब ऐसा क्यों, देखो इसमें क्या होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास हमने क्या बोला अभी कि मेटेलिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, एस ब्लॉक में। ठीक है, तो एस ब्लॉक में अगर मेटेलिक कैरेक्टर, अगर हम यहाँ पे लेते हैं पोटेशियम ले लेते हैं बेटा, एक पोटेशियम ले लेते हैं, दूसरा पोटेशियम ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, NS1 और इसका भी NS1। दोनों में क्या है बेटा, पोटेशियम और पोटेशियम दोनों में क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, ये बात पता है। ठीक है, इसमें क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, इसलिए कभी भी मेटल और मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड तो बनेगा नहीं, मेटल और मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इनमें कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, मेटेलिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, मेटेलिक बॉन्ड। बट अगर यहीं पे हम बात करें Mn की,
मैंगनीज और मैंगनीज की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, NH2, या पूरा अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिख लें 4s2 3d5 है, इसका भी क्या रहेगा 3d5। तो डी में कितने हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि एस और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास क्या रहता है, ज्यादा मेटेलिक करेक्टर रहता है, किसके कंपेयर में, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कंपेयर में। तो मेटेलिक करेक्टर किसका आता है, एस ब्लॉक का। तो वहां पे कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, एमएन और एमएन में एक्स्ट्रा ये जो पड़े हैं तुम्हारे पास लोन पेयर्स, किसमें लोन पेयर पड़े, नहीं सॉरी, एक्स्ट्रा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, डी ब्लॉक के अंदर। तो डी ब्लॉक के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें बेटा एमएन और एमएन मेटल है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग तो होती है, प्लस इसमें क्या होती है, एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें क्या दिखेगा तुम्हें, प्लस कोवेलेंट बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है। क्यों, ड्यू टू पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इन डी ऑर्बिटल्स के कारण। तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड ज्यादा होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, उतनी ज्यादा इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ, आराम से थोड़ा ध्यान से समझना बेटा वापस, ठीक है, थोड़ा इस बात को थोड़ा वापस समझना। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या होता है बेटा, मेटल्स हैं, मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड तो बनेगा नहीं। ठीक है, बट अगर हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो डी ब्लॉक में क्या होता है, पार्शियली फिल्ड होता है डी ऑर्बिटल, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। अब उनके कारण क्या होता है बेटा, जैसे हमने मैग्नीज की बात करी तो इसमें 3d5 है और इसमें भी 3d5 है, तो Mn और Mn में एक बॉन्ड तो बनेगा बेटा को मेटेलिक बॉन्ड। पहला बॉन्ड तो क्या बनेगा, मतलब ये तो बनेगा ही बनेगा, मेटेलिक बॉन्ड तो बनेगा ही, प्लस में क्या रहता है, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड भी रहता है। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड तो है ही, बट ये पार्शियली डी ऑर्बिटल के कारण, ये पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल के कारण इसमें कुछ कैरेक्टर किसका दिखता है, कोवेलेंट बॉन्ड का भी दिखता है। अब देखो, अगर हमने बोला कि एस ब्लॉक में केवल मेटेलिक बॉन्ड है और यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड है प्लस कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ब्रेक करना किसको डिफिकल्ट रहेगा, जिसमें दो बॉन्ड है उसको ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। इसीलिए इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। समझ आ गई बात, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसमें ज्यादा होगा, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में कंपेयर टू एस। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में तुम्हें मेटेलिक बॉन्ड के साथ साथ एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्डिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है, और वो किसके कारण होता है बेटा, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स के कारण। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना एक बात, और ये बात नोट कर लेना कहीं, ठीक है, ये बात थोड़ा कहीं नोट कर लेना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ देखना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये बोला था मैंने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें, जब डी ऑर्बिटल में, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसको रिमूव करता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। ठीक है, इससे क्या होगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम रहेगा। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। अगर जैसे हमने बात करी क्रोमियम की, ठीक है, क्रोमियम की अगर हम बात करते हैं तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s1 3d5। ठीक है, अगर इसको बनाओगे तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन है, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5, और 5 के 5 कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, मतलब टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, इसके कारण इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मैक्सिमम रहता है किसमें, 3d सीरीज में। ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ जाते हैं कि मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट बताओ या मैक्सिमम ये बताओ बॉइलिंग पॉइंट बताओ। ठीक है, तो क्रोमियम का तो मैक्सिमम हो गया, क्यों, क्योंकि ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें जितने ज्यादा होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। अब यही अगर मैं पूछूं जिंक का, अगर मैं Zn की बात कर लूं बेटा, तो Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 3d10, यही है। मतलब s में भी फुली फिल्ड है, d में भी फुली फिल्ड है, कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, इजीली वेपराइज हो जाता है। ये बात तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, तो समझ आ रहा है, तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे
कोवेलेंट बॉन्डिंग होने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जहाँ पे एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो इसलिए जो क्रोमियम है इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। क्लियर है बात, इतनी समझ आती है बात, ओके ठीक है, इसको नोट करो। अगर तुम्हारे पास मॉड्यूल पड़ी है बेटा, मॉड्यूल के देख लेना, पेज नंबर है तुम्हारा 51, ये सब चीजें यहाँ पे दी गई है तुम्हारा, ठीक है, पेज नंबर 51। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा तुम्हारे पास जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन मतलब कोई हमारे पास सॉलिड है, ठीक है, हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा इसको गैस में, सॉलिड से ही इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस में। तो इसी एंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। कैसे, सपोज हमारे पास एक मेटल है, ठीक है, एक क्लस्टर में रहेगा, मेटेलिक क्लस्टर रहेगा इसका, ये पता है तुम्हें, ये फिर किसी दूसरे मेटल के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की बात कर रहे हैं। इसको अगर ऐसे देखें, एटम्स हैं, ठीक है, एटम्स को हमने किस में कन्वर्ट करना है बेटा, गैसेस एटम पे, ये एक दूसरे से बॉन्डेड होंगे, ठीक है, ओके। अब देखो कौन सी एंथैल्पी को हम बोल रहे हैं एटोमाइजेशन, कि इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, अगर मैं इस एटम को यहाँ से फ्री करना है, इसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, कि इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा और इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही एंथैल्पी क्या कहलाती है तुम्हारी, एटोमाइजेशन, ठीक है, यही एंथैल्पी को हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब जिसमें जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे, जितना बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा एंथैल्पी देनी पड़ेगी, ठीक है, बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उतनी ज्यादा एंथैल्पी यहाँ पे प्रोवाइड करानी पड़ेगी। मतलब इसका अगर ट्रेंड की बात करें तो इसका ट्रेंड कैसा रहेगा, जैसा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, अगर इसका ट्रेंड की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट जैसा ट्रेंड रहेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा इसमें, कि अगर इसमें लिखना एक चीज, इसको रिमूव कर, हम समझ आ गया, तो ठीक है, क्या बोला हमने, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसमें लिखना द टेंडेंसी टू शो, ये समझ आ गया ना, इसको डेफिनेशन लिख लो, चलो द एंथैल्पी atomization, the enthalpy of atomization will be higher for that or that element, या for that metal लिख लो, for that metal which show extra covalent bonding, which show extra covalent bonding in addition to metallic bonding। समझ आया बात क्या बोल रहा हूँ मैं, हमारे पास था कोई मेटल सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मेटल गैस में, इसी एंथैल्पी को क्या बोल रहा है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे पास हम बोल रहे हैं कि एक एटम है, इस टाइप से क्लस्टर रहता है इसका,
ठीक है। अब वो एंथैल्पी जो इसको पूरा ब्रेक करने के लिए चाहिए हमें, ठीक है, वो एंथैल्पी जो इसको पूरा तभी फ्री होगा ना बेटा। अगर हम देखेंगे ये अकेला एटम कब बनेगा, इस क्लस्टर से जब पूरी तरीके से टूट जाएगा, मतलब जब यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी गैस, ये जो एटम है ये गैसियस फॉर्म में चले जाएगा, यहाँ से अलग हो गया, ठीक। तो इसी एनर्जी को हम बोल रहे हैं एटमाइजेशन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें होगा, मेटालिक बॉन्ड तो सब में, ठीक है, बट किसमें फर्क पड़ेगा, जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग ज्यादा होगी, इसका मतलब उतना टाइटली बॉन्डेड होगा और उतनी ज्यादा एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। समझ आ रही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब एटमाइजेशन सबसे ज्यादा एंथैल्पी किसकी होगी, सी आर की। सी आर की क्यों, क्योंकि बेटा इसमें क्या है, एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। यही इसका मेल्टिंग पॉइंट भी था, मेल्टिंग पॉइंट भी यही था सी आर का, कि मेल्टिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा था, सबसे ज्यादा क्रोमियम का, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या होगी, इसकी ज्यादा होने वाली है, ठीक है। इसको नोट कर लो। तो ये समझ आ गया तुम्हें बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोल रहे हैं, किसको नहीं बोल रहे हैं, ZnCDH, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS n-1d 1 to 10 NS 1 to 2, ठीक है। उसके बाद हम बोल रहे हैं एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट पहले डिक्रीज होती है, फिर नियरली इक्वल, फिर इंक्रीज करती है। टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा इसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वो हम क्या बोल रहे हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है इसमें, तुम्हें मैंने पूरा इसमें दिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद मेटालिक कैरेक्टर की अगर बात करें, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में एक बात याद रखना कि एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड इसमें देखने को मिलता है। कोवेलेंट बॉन्ड किसमें ज्यादा होंगे, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने को मिलते हैं, ठीक है। जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें कोवेलेंट एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्डिंग ज्यादा होगी। मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट की और डिक्रीज हो रही, मतलब अगर हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो मेटालिक कैरेक्टर तुम्हें कम देखने को मिलने वाला है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक भी हो गया हमारा कवर। सीआर की मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है और एटमाइजेशन एनर्जी भी गैस की बेटा ज्यादा है, ठीक है। अब अगर यहीं पे पूछा गया तुमसे केमिकल, नेक्स्ट अगर हमसे पूछा गया आयोनाइजेशन एनर्जी किसके लिए, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी की मैंने पूरी शॉर्ट ट्रिक्स तुम्हें दी थी बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर, 3D 4D 5D के लिए पूरे तरीके से सिस्टमैटिक बता रखा है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, किसी भी गैसियस एटम से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं और फॉर्म करते हैं उसका क्या, कैटायन। एक किसी भी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी भी एंथैल्पी यूज होगी उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब डायरेक्ट ये एस ब्लॉक और डी ब्लॉक को कंपेयर करने के लिए आएगा तो डी ब्लॉक का जो होता है एलिमेंट में साइज छोटा होता है, ठीक है। और अगर साइज छोटा होगा तो बेटा इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होने वाली है, ठीक है। ये हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, गैसेस एटम से डायरेक्ट किसी भी गैसेस एटम से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उस टाइम पे जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अगर तुम्हें दे दिए गए और पूछा गया अब बताओ इसमें किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो तुम्हें पता है डी ब्लॉक में क्या जेड इफेक्ट ज्यादा है। जेड इफेक्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा, साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो एस और डी ब्लॉक में हमेशा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी बेटा, ज्यादा होने वाली है, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है। अब इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि अगर डी ब्लॉक की बात करें तो इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है बेटा, ठीक है। इसमें क्या होती है, दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कैसे कैसे शो करती है मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। पहले इसको लिख लो, एक पॉइंट लिख लो इसमें, दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों इसकी वेरिएबल रहती है बेटा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों रहती है, ड्यू टू availability of vacant d orbital। ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे बहुत ज्यादा चीजों में फर्क, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करी थी
उसका भी रीजन क्या था, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों, किसके कारण, क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंस होता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल या वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें लिखना, द कंपाउंड जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा बेटा, याद रखना कि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने लग जाता है। जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसमें धीरे धीरे क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बनने लग जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमने फजांस रूल पढ़ा था एक बार, याद है? अभी मैं बताता हूँ तुम्हें क्या, पहले इसको लिखना, द कंपाउंड विथ एलिमेंट्स हाई ऑक्सीडेशन स्टेट are predominantly covalent in nature। अब इसका रीजन समझना क्या बोल रहा हूँ, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो धीरे धीरे क्या कैरेक्टर शो करना स्टार्ट करता है, कोवेलेंट नेचर। जैसे हमने क्या बोला था, फजांस रूल में हमने क्या बोला था बेटा, एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। ठीक है, तो जिसमें जितना ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब मेटल है, मेटल का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज हो रही है इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे हमने बोला एक है तुम्हारे पास Mn+2 है। ठीक है, एक हम बोलते हैं कि Mn+7 है, तो किसका साइज छोटा होगा बेटा, Mn+7 का। तो कैटायन जितना छोटा होगा वो एनायन के इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को अपनी ओर उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जितना ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, उतना ज्यादा बढ़ जाता है। फजांस रूल में पढ़ा है कि कैटायन क्या करता है, एनायन के इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर उतना बढ़ेगा। ठीक है, अब किस किस में इफेक्ट, कौन कौन से फैक्टर्स से उसको जो अफेक्ट करते हैं, एक तो कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए या एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे यही बात बोल रहे हैं बेटा, देखो कि जिसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि हो सकता है किसी का +2 एक +3 +4 और +5, तो मैं बोल रहा हूँ जो +5 वाला होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, या प्रीडोमिनेंटली वो क्या करेगा, इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब एटम का साइज छोटा हो रहा है, एटम का साइज जितना छोटा होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को उतना ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हमने क्या बोला था, पोलराइजिंग पावर। ठीक है, और ये जो डिफॉर्म हो रहा था इसको क्या बोला था बेटा, पोलराइजेशन। तो ये हमने करा था बेटा फजांस रूल में। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड में जितना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। समझ आ रही बात है? इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है वैसे, इसको हटाता हूँ ऐसे। कैटायन, ये पता है ना कि कैटायनिक पार्ट जितना छोटा होगा वो एनायन को उतना ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और जितना ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब क्या है, उसमें उतना कोवेलेंट कैरेक्टर बनने वाला है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जैसे तुम्हें दे दिया गया MnO2, रुको एक सेकंड, MnO2, फिर दे दिया गया MnO, और फिर दे दिया गया Mn2O7। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्या पूछा गया है, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, इसमें क्या आएगा, +2। ठीक है, इसमें निकालोगे क्या आया, +4, इसमें निकालोगे क्या आ जाएगा, +7। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, जिसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो ये इसका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या निकाला हमने यहाँ पे, कोवेलेंट कैरेक्टर। समझ आया मैंने क्या बोला, Mn तीनों में सेम था, एक में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकली, एक में +4, एक में +7। तो किसका ज्यादा होगा बेटा, +7 का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है, +7। इसका मतलब यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होने वाला है। ठीक है, एक बात तो ये, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, और जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो कोवेलेंट नेचर शो करने वाला है यहाँ पे। तो ये पहला एग्जांपल आ गया इसका। दूसरी बात बेटा क्या होता है, इन केस अगर हम ऑक्साइड की बात करें, अगर हम ऑक्साइड्स की बात करेंगे तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जितना बढ़ेगा
किसकी बात कर रहे हैं? इन केस ऑफ ऑक्साइड, तो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है बेटा। क्या बढ़ता है? एसिडिक कैरेक्टर। अगर इसी में हमने पूछा ये Mn क्या है? ऑक्साइड ही है। अगर इसी में तुमसे पूछा गया एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक कैरेक्टर, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा? Mn2O7 का। समझ पाई मैंने क्या बोला? अगर हम ऑक्साइड की केस की बात करेंगे तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा वो ऑक्साइड क्या उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अब देखो एक बार लिख लेते हैं इसको। टॉप टू बॉटम लिख लेते हैं। VCr Mn Fe CO Ni CuZn। ठीक है, अब इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है मैं क्या बोल रहा हूँ? वेरिएबल है। अब ज्यादातर बुक में इसको दिया गया स्कैंडियम को +3 दिया गया। ठीक है, स्कैंडियम को ज्यादातर बुक्स में +3 दिया गया। तो एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेटस की +3, बट +2 में भी एग्जिस्ट करता है, +2 +3। ठीक है, टाइटेनियम की अगर बात करेंगे +2 से जाता है +3 +4, बीच में कॉमा दे देना, अलग अलग है। +2 हो सकती है, +3 हो सकती है, +4 हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर वैनेडियम की बात करेंगे तो ये रहती है बेटा +2 से +5, +2 +3 +4 +5। क्रोमियम की होती है बेटा +6 तक। ठीक है, अब ये थोड़ा ध्यान रखना, +1 भी एग्जिस्ट करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। +1 +2 +3 +4 +5 +6। ठीक है, Mn रहता है बेटा तुम्हारा +2 +3 +4 +5 +6 +7। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना। दो तीन चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? Mn की। और मिनिमम किसकी दिख रही है तुम्हें यहाँ पे? क्रोमियम की। ये दोनों फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और स्कैंडियम तो मैं जनरल जो ऑक्सीडेशन है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +2 में भी एग्जिस्ट करती है। तो मिनिमम किसकी होगी? क्रोमियम की। मैक्सिमम अभी तक किसकी दिख रही है तुम्हें? Mn की। ठीक है, आयरन की अगर बात करेंगे, आयरन की रहती है बेटा +2 से +6, +2 3 4 5 6। ठीक है, CO की फिर क्या हो जाती है? 2 3 4। ठीक है, Ni की भी सेम रहती है +2 +3 +4, बट कॉपर की अब वापस से होती है +1 और होती है +2, और जिंक की होती है बेटा +2। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना एक बार, थोड़ा ध्यान से इसको एक बार देख लेना। अब यहाँ पे एक चीज लिख लो पहले, जैसे स्कैंडियम की अगर बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका? 4s2 3d1, यही है 4s2 3d1। तो इसके हम 2 के 2 इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं बेटा। 4s से 2 के 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या हो जाएंगे? +2। और वैलेंस अगर पूरे इलेक्ट्रॉन्स इसको देखेंगे तो कितने हैं? तो तीनों इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? +3। टाइटेनियम की अगर बात करेंगे, टाइटेनियम का क्या है? 4s2 3d2, यही है। तो हम इसके 2 के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, कहां से? s से। s से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा? +2। मतलब ऐसे बोल रहा हूं मैं, देखो ये तुम्हारा 3d 1 2 3 4, फिर क्या है? 4s। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स देखो, हम क्या बोल रहे हैं? s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और d में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक केस तो ये है कि हम दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें इसके, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन +2। फिर क्या है कि हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें टी में। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे तो +3 हो गया। फिर क्या कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दे, 2 इलेक्ट्रॉन टोटल यहाँ से निकाल दो तो क्या हो गया? +4 +2 +3 +4। तो ये इसकी है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो तुमने इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो लिख लो बेटा जो इंपॉर्टेंट है। एक तो लिख लो मिनिमम, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किस किस की हो सकती है? एक तो तुम्हारे सामने तुम्हें क्लियरली दिख रहा है, कौन सा है बेटा? क्रोमियम है। दूसरा कोई और दिख रहा है? कॉपर, ये +1 वाले। फिर होता है बेटा सिल्वर का भी मिनिमम होता है, +1 एग्जिस्ट करता है। गोल्ड भी एग्जिस्ट करता है और मर्क्यूरी भी एग्जिस्ट करता है। तो ये मिनिमम केस वाला है।
ठीक है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से निकालते हैं। जैसे वेनेडियम का देखो बेटा, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s2 3d3, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तुम ये निकाल सकते हो तो +2 हो जाएगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन ये वाला रिमूव कर सकते हो, +3, मतलब 2 ये निकाल दी, एक निकाल दिया 3। 4 भी निकाल सकते हो, 2 यहाँ से निकाल दो, 2 यहाँ से निकाल दिया 4। 5 भी निकाल सकते हो, 5 के 5 यहाँ से हटा दिए, तो क्या हो गया +2 +3 +4 +5। ठीक है। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है बेटा, क्रोमियम की, कॉपर की, सिल्वर, गोल्ड और मर्क्यूरी। क्लियर है बात? ठीक है, इसको देख लो, नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट कर लेना अपने साथ साथ में। ये तो होगी मिनिमम का केस। अब मैक्सिमम केस कैसे निकाल सकते हो तुम? मैक्सिमम थोड़ा नोटिस करो, जैसे यहाँ देखो मैक्सिमम कितना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1। ये तुम्हारा 4s में एक इलेक्ट्रॉन है, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 2 3 4, 3d में एक इलेक्ट्रॉन है, 4s2 3d1। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, एक। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं इसके लिए, एक बात याद रखना यहाँ पे कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n+2, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पे n का मतलब क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ आई बात क्या बोल रहा हूँ, कि जहाँ पे n+2 अगर हम निकाल दें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने उसमें +2 कर दें, तो क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, स्कैंडियम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कर लो, 1+2 कर लो, कितना आ गया 3। टाइटेनियम में कितने, 1s2 4s2 3d2 होता है, मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कर लो 2+2, कितना आ गया 4, ये देखो। ठीक है, वैनेडियम में कितने हैं, 3 अनपेयर्ड होते हैं, तो 3+2 कर लो, कितना हो गया 5, ये देखो 5। ठीक है, एक्सेप्ट ये किस में अप्लाइड नहीं होंगे, एक्सेप्ट क्या है, क्रोमियम एंड कॉपर, इसमें ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्रोमियम और कॉपर के केस को अगर छोड़ दें, बाकी सभी जगह हम क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +2। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात लिख लेना यहाँ पे, जो हो सकता है आगे तुम्हें काम आए। जैसे ये है, ठीक है, Sc+3, इसका जो कलर होता है बेटा, ये होता है कलरलेस। कलरलेस, एक चीज पढ़ी थी हमने कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक तो क्या होता है पैरामैग्नेटिक, आगे करेंगे इसको ऐसे, वापस थोड़ा भी देख लें यहाँ पे। एक होता है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और डायमैग्नेटिक जिसमें सबके सब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा, पेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो जनरली डायमैग्नेटिक जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। जनरली जो डायमैग्नेटिक होते हैं इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सबके सब वो क्या होंगे, कलरलेस। ठीक है, तो देखो स्कैंडियम का अगर केस देखें तो क्या होता है, 4s2 3d1, हमने 3 के 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए यहाँ से, तो इसके आगे जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा फुली फिल्ड होगा। क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब हम क्या कर रहे हैं, ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाते हैं, स्कैंडियम +2 मतलब +3, तो 3 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, एक यहाँ से बेटा, बचा हुआ जितना भी है सबके सब क्या है, पेयर्ड है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होने वाला है, कलरलेस होने वाला है। तो ये छोटी छोटी बातें तुम्हें यहाँ पे याद रखनी होगी। ठीक है, क्लियर है बात? अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सबके सब, इसका मतलब डायमैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका मतलब पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक जनरली कलरलेस होता है, आगे हम पढ़ेंगे कलर फॉर्मेशन ऑफ कलर में, बट अभी याद रख लो जो डायमैग्नेटिक वो कलरलेस है। ठीक है, तो एक तो चीजें तुम यहाँ पे याद रख लेना कि जो स्कैंडियम +3 है, पहली चीज तो समझ आ गया ना कि डायमैग्नेटिक क्या है, कलरलेस, पैरामैग्नेटिक क्या है, कलर्ड।
तो इसमें कोई भी कलर नहीं होता, कलरलेस। ठीक है बात बेटा। अगर हम बात करें टी आई की, तो ये +4 में भी एग्जिस्ट करता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। बट अगर हम बात करें Ti+3 की, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s2 3d2। तुमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या जाएगा, 4s0 3d1, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा। ये तो क्या था, कलरलेस। ठीक है, बट यहाँ पे देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इसके कारण ये क्या होगा बेटा, कलर्ड होगा, और इसका जो कलर होता है वो होता है पर्पल। ठीक है, क्या कलर होता है, पर्पल कलर होता है। फिर V4+ का जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। इसको ऐसे लिखना, ये होता है ब्लू कलर का। ठीक है, और अगर तुमसे पूछा V+3, ये कलर रहता है बेटा किस कलर का, ग्रीन कलर। तो कुछ कुछ तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, जैसे V+2 पूछ लिया गया, तो ये होता है तुम्हारा वायलेट कलर का। ठीक है, वायलेट। तो इस तरीके से तुम्हें देखना पड़ेगा कलर्स के बारे में। कुछ कुछ कलर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो ये लिखा रहे हैं, ये पुराने क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर पूरे सबके सब पेयर्ड हैं, इसका मतलब वो क्या है, कलरलेस। ठीक है, बट अगर कहीं पे भी तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसका मतलब वहां पे कलर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब कलर्ड ही होता है कंपाउंड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो Ti+3 होता है पर्पल। ठीक है, वैनेडियम+4 में रहता है ब्लू, वैनेडियम+3 में रहता है ग्रीन, +2 में रहता है वायलेट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है 3 के 3, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। क्रोमियम+2 में रहता है बेटा तुम्हारा ब्लू। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें Fe+2 की, ठीक है, तो ये रहता है लाइट ग्रीन, रहता तो ग्रीन ही है, बट क्या रहता है, लाइट ग्रीन होता है। ठीक है, तो इनको देख लेना बेटा एक बार। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। थोड़ा इसको हाथ में देख लेना, पढ़ लेना इस बात को। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा तुम्हारी, वो है मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अभी हम बात कर रहे थे यही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की अगर बात करेंगे तो मैग्नेटिक कैरेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर। दो टाइप का होता है बेटा। ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर, एक तुम्हें पता है पैरामैग्नेटिक होता है, पैरा मैग्नेटिक। दूसरा क्या होता है बेटा, डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, अभी 2 मिनट पहले बात बताया तुमने। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जहां प्रेजेंट है बेटा वो पैरामैग्नेटिक है। इसमें सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, वो क्या होगा तुम्हारा, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, और मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का तरीका, जैसे क्या होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन समझ आता है। जैसे हमने बोला स्कैंडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s2 3d1। तो ये क्या हो बेटा तुम्हारा, ये क्या रहेगा तुम्हारा, पैरामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बट अगर इसी को हम क्या कर दें, स्कैंडियम+3, तो इसमें क्या होंगे, 4s0 हो जाएगा, 3d0 हो जाएगा। इसका मतलब जो पहले इलेक्ट्रॉन से सबके सब पेयर्ड होंगे, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका क्या होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, √n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, समझ आ गई बात, नोट करो इसको। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखना, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fex plus ion is √35 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, what will
be the value of x। क्या बोल रहा है कि ये तुम्हें दिया गया है एफ ई प्लस एक्स, ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रखा है √35। इसका मतलब पहली चीज तो पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि अगर डायमैग्नेटिक होता तो क्या होता बेटा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 आता। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या तुम्हारा पैरामैग्नेटिक है। पूछा गया इसमें एक्स प्लस बताओ क्या है, तो तुम्हारे पास फॉर्मूला था क्या, √n n+2, √n n+2। तो 35 कैसा आया होगा यहाँ पे, अगर तुम नंबर रख के देखते हो तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पे 5+2, यही तो कितना हो गया 7 और 35, √35 बोहर मैग्नेट्रॉन। समझ पा रहे हो? इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो क्या है तुम्हारी 5 है। x की वैल्यू क्या है बेटा, अच्छा x की वैल्यू 5 नहीं है, अभी हमने n की वैल्यू निकाली थी। n की वैल्यू कितनी आ गई, ये जो n था ये आ गया 5। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसका 4s2 3d6, ठीक है, 4s2 3d6 ये हो गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा अपने पास यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। नहीं समझ आया, वापस देखो क्या बोल रहा हूँ। हमारे पास क्या था Fex+ था, ठीक है, Fex+ में हम क्या बोल रहे हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट की हमें वैल्यू दी गई है वो कितनी है 35, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी दी गई है 35। इसका मतलब जो सबसे पहले हमें n निकालना पड़ेगा, ठीक है, n+2 ये बोहर मैग्नेट्रॉन होता है। तो 35 कैसे आएगा, अगर हम n की जगह रख दें 5 रख दें तो 5+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो जो n, ये तो आगे हमारा 35 तो निकल गया हमारा, तो n क्या निकला हमारा 5, मतलब 5 एम्पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अपने पास। और 5 एम्पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होंगे Fe में, क्या करना पड़ेगा, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 4s2 3d6 है। अब हमें केवल 5 एम्पेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, 4s2 और क्या था अपने पास 1 2 3 4, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 6। तो हमें केवल 5 अनपेयर्ड चाहिए, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालने पड़ेंगे, एक निकालने पड़ेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हमने टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गए 3+। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3, ठीक है, देख लो एक बार तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, कलर्ड आयन या कलर्ड कंपाउंड भी बोल सकते हो, कलर्ड आयन, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। अब कभी भी हम कलर की बात करते हैं बेटा, तो कलर होने के 2 रीजन है। एक तो डी ट्रांजिशन है, जो हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ा था, याद आ रहा है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसकी बात कर रहे हैं अपन, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या करा था बेटा हमने, डी को स्प्लिट करवाया था, ठीक है, T2G और EG सेट में, ठीक है। अब ऐसे ही रहता है, तो इसके अलग अलग रीजन है। तो पहला रीजन कलर होने का क्या होता है, डी डी